नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या दिखने वाला है, आपको ये दिखने वाला है एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है। एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस एक्साइज एक्ट। यानी कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 का ये कानून है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं टोटल चैप्टर्स कितने हैं। आप मेरे साथ साथ देखिएगा। चैप्टर 1 बिलोंग करता है प्रिलिमिनरी एंड डेफिनेशन से। इसमें सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 सेक्शन है। 8 सेक्शंस में सबसे पहला सेक्शन जो है वो बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट की। जो दूसरा सेक्शन है वो रिपील ऑफ इनेक्टमेंट की बात करता है। तीसरे में जो है इंटरप्रिटेशन है, यानी कि डेफिनेशन है, किन चीजों को डिफाइन किया गया है। लिक्वर वगैरह क्या है, क्या चीज लिक्वर के अंदर आती है, ये सारी चीजें आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉज में देखने के लिए मिलेंगी। चौथा जो सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर व्हाट इज टू बी डीम्ड लिक्वर। लिक्वर क्या माना जाएगा, यानी कि शराब क्या मानी जाएगी, ये किसकी पावर है? स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार जिस किसी भी द्रव्य पदार्थ को शराब घोषित कर देगी वो माना जाएगा कि ये शराब है। पांचवा जो सेक्शन है इसका, फिफ्थ सेक्शन, कंट्री लिक्वर और फॉरेन लिक्वर को आपस में डिफरेंशिएट करता है। क्या देसी शराब है और क्या विदेशी शराब है। विदेशी मतलब इंग्लिश वाइन। ठीक है, और जो देसी होती है, जो नॉर्मल आप देखते होंगे, देसी शराब का ठेका आपने सुना होगा, विदेशी शराब का ठेका। ठीक है, जो फीचर्स वगैरह जितनी भी इंपोर्टेड वाइन्स वगैरह आती हैं वो होती है फॉरेन लिक्वर। और जो कंट्री लिक्वर में आती है जो बिल्कुल देसी पुए होते हैं, संतरा, पता नहीं ऐसे कौन से बहुत सारे वगैरह होते हैं, गुलाब वगैरह के पौवे जो आते हैं, अद्दे बोतल, तो वो सब होते हैं कंट्री लिक्वर। तो इसमें देखेंगे हम सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 की अगर बात करें तो इसमें लिखा है कि पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल। यानी कि जितने भी जो रिटेलर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनकी लिमिट, वो कितनी सेल कर सकते हैं, शराब वो बेच सकते हैं, ये भी पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि लिमिट, वो लिमिट कर सकते हैं कि जितने भी रिटेलर्स हैं वो कितनी सेल कर सकते हैं एक साल में शराब की। ठीक है, सेक्शन 7 की अगर बात करें तो ये बात करता है पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट बाय वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। ठीक है, यानी कि जैसे मैं हूं, मैं कोई शराब लेके चल रहा हूँ और मैंने लाइसेंस वगैरह सब ले रखा है। अब मेरे पास लिमिट है ना, कि जैसे अभी सेक्शन 6 में बताया था, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लिमिट तय करेगी कि कोई भी रिटेलर के पास कितनी लिमिट शराब हो सकती है, कितनी क्वांटिटी हो सकती है। अगर उससे ज्यादा पाई जाती है तो फिर वो एक ऑफेंस है। वहीं पे इन द सेम सेंस, अगर मेरी वाइफ या कोई मेरा सर्वेंट है, ठीक है, उनके पास वो शराब पाई जाती है, पोजीशन पाया जाता है इंटॉक्सिकेंट का, तो उसके लिए क्या प्रोविजन होगा, ये सब चीजें सेक्शन 7 में दी है। ठीक है, सेक्शन 8 है सेविंग ऑफ इनेक्टमेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर 2 पे। अभी मैं आपको जो है थोड़ा कंटेंट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद सेक्शन वाइज सेक्शन इसमें डील करेंगे। हो सकता है कि ये जो है वीडियो काफी लंबा हो जाए, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, आपको दूसरी वीडियो देखने की कहीं पर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज्यादातर होता यह है कि आप जब कभी भी कोर्ट रूम्स में जाते हैं, या कभी भी आपको कोर्ट में कोई पाला पड़ता है, तो सेक्शन 60 और सेक्शन 72 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 का ही पड़ता है। अभी देखेंगे कि क्या है सेक्शन 60, क्या है सेक्शन 72। ठीक है, फिलहाल चलते हैं हम चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 में हमने देखा टोटल 8 सेक्शन। चैप्टर 2 बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट एंड कंट्रोल की। ठीक है, इसमें सेक्शन 9 है, सेक्शन 10 है और सेक्शन 11 है। ठीक है, तो सेक्शन 9 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्साइज। ये जो आबकारी जो अधिनियम है, इस पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा। ठीक है, और इसमें
डिपार्टमेंट होंगे डिस्ट्रिक्ट में, सेक्शन 10 इसकी बात करता है। सेक्शन 11 बात करता है अपील और रिवीजन की, जैसे सीआरपीसी में, सीपीसी में कभी भी जो निचली अदालत होती है, जो निचली जो इंफीरियर जो कोर्ट होती है, कभी भी वो अपना डिसीजन देती है, उस डिसीजन से अगर जो विक्टिम है वो एग्रीव्ड हो जाता है, वो कुछ नहीं होता है, उसे लगता है कि मेरे खिलाफ जो है ये डिसीजन दिया है, दिस डिसीजन इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सारी चीजें तो जो है अपील का मौका दिया जाता है। और अपील के सेंस में करते हैं हम, हायर कोर्ट मूव करते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना कोई जजमेंट दी है, कोई डिक्री पारित की है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट से भी अगर हम एग्रीव्ड है तो फिर हम जो है सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। रही बात, ये अपील एंड रिवीजन हो गया, डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट सेक्शन 9, सेक्शन 10 में आपको देखने के लिए मिलेगा। चैप्टर 3 बात करें तो अब यहाँ पर जो है रेगुलेशन शुरू हो जाता है लिक्वर का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेंट सेक्शन 12, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेंट सेक्शन 13, सेक्शन 14 ऑमिट हो चुका है, इसको हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है नहीं। सेक्शन 15 की अगर बात करें, पासेस नेसेसरी फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, कि कौन कौन से पासेस हैं जो कि ज्यादा नेसेसरी हैं इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट तो मेरे ख्याल से हर कोई समझता ही होगा, आयात और निर्यात। इंपोर्ट मतलब ये होता है कि जब कभी हम हमारी कंट्री में या हमारे प्लेस में किसी चीज की कमी हो रही हो, कोई चीज लैक कर रही हो, हम जब कभी बाहर से उस चीज को मंगाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने इंपोर्ट किया है। और वहीं पे हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, तो उसको हम जब बाहर देते हैं उसको हम बोलते हैं कि हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये सेक्शन 15 जो है पासेस नेसेसरी फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करती है। सेक्शन 16 की अगर बात करें, ग्रांट ऑफ पासेस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, ये जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको पासेस वगैरह लाइसेंस वगैरह चाहिए होंगे, तो इनको ग्रांट कौन करेगा, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी सेक्शन 16 में, ठीक है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग ये एक्ट है। चैप्टर 4 की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चर पोजीशन एंड सेल से ये डील करता है। इसमें टोटल 17, 18, 19, 20 से लेके आप देख सकते हैं आपके पास टोटल 27 तक यहाँ पर सेक्शन है। ये हर एक सेक्शन में हम अच्छे से डील करेंगे। फॉर द टाइम बिंग अभी जो है मैं मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ। सेक्शन 17 बात करता है मैन्युफैक्चर ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अलावा अगर कहीं पे भी कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, इंटॉक्सिकेंट कोई भी शराब वगैरह कोई भी नशीला पदार्थ अगर कहीं पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो चीज अपने आप में क्या है, वो एक अपराध है, ठीक है। वो स्ट्रिक्टली मना है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है, उसकी मनाही है। और अगर कोई वो करता हुआ पाया जाता है इस एक्ट के विरुद्ध, तो ये माना जाएगा कि वो अपराधी है और उसको सजा मिलेगी, उसको फाइन भी चढ़ेगा। सेक्शन 18 की अगर बात करें तो सेक्शन 18 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरीज एंड वेयर हाउसेज। डिस्टिलरीज क्या होता है गाइस? डिस्टिलरीज इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें हम लिक्विड कैरी करते हैं, ठीक है। और वेयर हाउसेस जहां पर हम उस लिक्वर को रखते हैं, जैसे कि शराब के ठेके हो गए या कोई गोडाउन हो गया। तो ये सारी चीजें सेक्शन 18 में देखने के लिए हमें मिलेंगी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये एक्ट है। सेक्शन 19 की अगर बात करें तो रिमूवल ऑफ इंटॉक्सिकेंट फ्रॉम डिस्टिलरी, ठीक है। अब कभी भी कोई ऐसे जो इक्विपमेंट्स हैं जिसमें कैरी वगैरह होती है शराब, उसमें रिमूवल का जो प्रोसेस होता है इंटॉक्सिकेंट्स का डिस्टिलरी से, उस चीज के बारे में सेक्शन 19 में बताया है। सेक्शन 20 की अगर बात करें तो पोजीशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट अंडर परमिट। सेक्शन 20A ओमिट हो चुका है, 20B ओमिट हो चुका है। सेक्शन 21 की बात करें तो सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड, यानी कि बिना लाइसेंस के अगर आप जो है ये मादक पदार्थ बेच रहे हैं, कोई ये शराब वगैरह बेच रहे हैं, कोई भी ऐसी नशीली पदार्थ वस्तु अगर आप बेच रहे हैं विदाउट लाइसेंस, तो वो है प्रोहिबिटेड है। और अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा कि ये जो आप विदाउट
विदाउट लाइसेंस अगर आप कोई भी शराब, अगर कोई भी नशीली पदार्थ, कोई भी इंटॉक्सिकेंट बेच रहे हैं तो आपने क्या किया, आपने अपराध किया है, आप अपराधी हो तो आपको फाइन भरना होगा। सेक्शन 22 की अगर बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ सेल टू पर्सन्स अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 21 साल से कम उम्र के युवकों को अगर कोई भी इंटॉक्सिकेंट बेचता है तो ये अपने आप में प्रतिबंधित है, ठीक है, इसका प्रतिबंध है। और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो वो क्या कर रहा है, वो अपराध कर रहा है, ही इज कमिटिंग एन ऑफेंस। फिर बात करते हैं सेक्शन 23 की। सेक्शन 23 में लिखा हुआ है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स अंडर द एज ऑफ 9, 21 ईयर्स एंड ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये जो है एज, ये जो है एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, यानी कि कोई भी अगर ऐसी इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, उसमें संबंधित इसकी फैक्ट्रीज, डिस्टिलरीज में अगर कोई भी काम वगैरह करता है तो उसकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया है कि अगर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, पहले सेक्शन 22 में आप देखोगे इसमें लिखा था कि किसी भी माइनर पर्सन को, जो भी 21 साल से छोटा है, उसको आप लिक्विड नहीं बेच सकोगे, इंटॉक्सिकेंट नहीं बेच सकोगे। वहीं पे अगर 23 की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, यानी कि कौन बंदा या कोई भी कौन पर्सन इसमें इस एस्टेब्लिशमेंट में काम कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक रोजगार का साधन है। यहाँ पे अगर शराब बन रही है तो शराब बनाने के लिए लेबर्स चाहिए होंगे, वर्कर्स चाहिए होंगे, तो लेबरों की और एज क्या होनी चाहिए, अगर वो वुमेन है तो वुमेन की एज क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सेक्शन 23 में बताई है। सेक्शन 24 बात करता है ग्रांट्स ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो निर्माता है, जो भी शराब वगैरह बना रहा है, जो भी ऐसे इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस बना रहा है, उसको एक स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, ग्रांट होता है, तो उसके बारे में बात कही गई है। सेक्शन 24A की बात करें तो ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव और अदर प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट फॉरेन लिक्वर। अब जब कभी भी कोई फॉरेन लिक्वर, ठीक है, फॉरेन लिक्वर से कोई डील कर रहा है, यानी कि अंग्रेजी शराब से अगर कोई भी डील कर रहा है तो उसके लिए एक्सक्लूसिव और कुछ अदर स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं फॉरेन लिक्वर वालों को, ठीक है। सेक्शन 24AA में, ठीक है, सेक्शन 24 ये देखेंगे इसमें क्या है, एडिड ऑफ सेक्शन 24AA मेरे समझ में नहीं आया, अभी देखेंगे अंदर जाके। सेक्शन 24B में रिमूवल ऑफ डाउट्स है, ठीक है, इसमें जितने भी आपको अगर कोई डाउट्स है तो यहाँ पर सेक्शन 24B में देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये डाउट्स किससे रिलेटेड होंगे, ये 24 सेक्शन 24 से ही रिलेटेड होंगे, यानी कि किस टाइप का ग्रांट होएगा, ठीक है, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको अच्छे से बताई जाएगी, एक्सप्लेन की जाएगी। सेक्शन 25 की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ लिक्वर इन मिलिट्री कैंटोनमेंट्स, ठीक है। अब देखिए लिक्वर जो है, शराब सिर्फ लोकल एरिया में ही नहीं बल्कि मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में भी इसका मैन्युफैक्चर होता है, वहां पर सेल होती है। और देखिए बहुत सारे लोग क्या होता है कि शराबी जो आर्मी की जो शराब होती है, लिक्वर होती है ना, वो सस्ती होती है, कैंटीन में सस्ती मिलती है, तो बहुत सारे आर्मी के पर्सनल्स क्या करते हैं, इसको बेचना शुरू कर देते हैं। और जब ये पाए जाते हैं ना बेचते हुए, तो ये अपने आप में क्या है, पनिशेबल ऑफेंस बनाती है। वो कौन सी सेक्शन बनाती है, वो यही बनाती है, सेक्शन 25। सेक्शन 26 की अगर बात करें, लिखा है ग्रांटी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज में लेट और असाइन, जिस किसी को भी एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मिल रहा है, प्रिविलेज किस किस को मिल रहा है, प्रिविलेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है, शराब बनाने वाला, उसको स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है सेक्शन 24 में। सेक्शन 24A में जो भी फॉरेन लिक्वर से डील कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसको स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है। और वहीं पर जो इनको एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मिल रहा है ना, तो वो अपना प्रिविलेज किसी और को लेट कर सकते हैं, किसी और को असाइन कर सकते हैं, किसी और को ग्रांट कर सकते हैं।
इसलिए ये चीज जो है सेक्शन 26 में यहाँ पर बात की गई है। सेक्शन 27 में बात की गई है रिकवरी बाय ग्रांटी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस ऑफ सम ड्यू टू हिम, यानी कि किसी को भी जैसे कोई भी एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दे रही है ना, सरकार एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दे रही है, अब जिसको दे रही है वो किसी और को ग्रांट कर देता है। तो वो जब ग्रांट कर देता है तो उससे जो कुछ भी पैसा लेना होता है वो सारी चीजें यहाँ पर आप सेक्शन 25 में देख, सेक्शन 20, हाँ सेक्शन 27 में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जैसे सरकार, जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ सर आपका, तो मुझे सरकार जो है कुछ स्पेशल छूट देगी, प्रिविलेजेस देगी। अब मैं क्या करता हूँ, वो जो है प्रिविलेजेस वगैरह मैं किसी और को दे देता हूँ। ठीक है, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मैं किसी और को दे देता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे जो रिकवरी, उससे जो कुछ भी सम होगा रिकवर करने के लिए, ठीक है, तो उसका प्रोविजन सेक्शन 27 में दे रखा है। अभी आप समझेंगे अच्छे से। चैप्टर 5 की अगर बात करें तो ड्यूटीज एंड फीस की यहाँ पर बात की गई है। सेक्शन 28 में लिखा है ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल्स। ठीक है, यानी कि जो कर होता है, जो टैक्स इम्पोज होता है, उसी को ड्यूटी बोलते हैं कि उसमें कितनी ड्यूटी होएगी, जितनी भी आबकारी से रिलेटेड वस्तु है। ठीक है, 25A की अगर 28A की बात करें तो इम्पोजिशन ऑफ एडिशनल ड्यूटी इन सर्टेन केसेस, यानी कि सर्टेन केसेस भी होते हैं जहां पे एडिशनल ड्यूटी इम्पोज की जाती है एक्साइजेबल आर्टिकल्स में। ठीक है, अब एक 29 में तरीका बताया कि किस तरीके से उस टैक्स को लिवाई किया जाएगा, उस ड्यूटी को इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 30 में पेमेंट फॉर एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस, यानी कि जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस मिल रही हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर को या दूसरे पर्सन को, जो कोई भी उसमें डील कर रहा है, फॉरेन लिक्वर में डील कर रहा है। एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 24 और 24A। 24 में आपको दिखाता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ग्रांट हो रहा है, और जो भी फॉरेन लिक्वर में डील कर रहा है उसको एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मिल रहा है सेक्शन 24A में और सेक्शन 24 में। सेक्शन 24 में जो मैन्युफैक्चरर है उसको, तो यहाँ पर जो है कौन से सेक्शन हम बात कर रहे थे, हम ड्यूटीज एंड फीस चैप्टर 5 की बात कर रहे थे, और चैप्टर 5 में सेक्शन 30 की बात कर रहे थे कि उसमें कितनी पेमेंट करनी होगी। एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस अगर आपको मिल रहा है, कहीं पे आपको कुछ फायदा मिल रहा है, तो उसमें आपको कुछ पेमेंट भी करनी पड़ेगी, जाके आप जो भी आपको लाभ मिल रहा है उसके आप जो है हकदार होंगे। सेक्शन 30A की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि सेविंग फॉर ड्यूटीज बीइंग लेवाइड एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में पूरी तरीके से हमारा संविधान लागू हो चुका था। ठीक है, तो उस समय जो ड्यूटीज लिवाई की गई थी उसके बारे में यहाँ पर सेक्शन 30A में बात की गई है। चैप्टर 6 की अगर बात करें तो चैप्टर 6 बात करता है लाइसेंस, परमिट्स एंड पासिस। ठीक है, कितने टाइप के लाइसेंस होते हैं, कंडीशन क्या होगी लाइसेंस देने की, तो ये सारी चीजें सेक्शन 31 में आपको देखने के लिए मिलेंगी। सेक्शन 32 में सेविंग ऑफ लाइसेंस फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 33 में पावर ऑफ अथॉरिटी ग्रांटिंग लाइसेंस टू रिक्वायर एग्जीक्यूशन और काउंटर पार्ट एग्रीमेंट एटसेट्रा, यानी कि वो पावर किसके पास होगी, कौन सी वो अथॉरिटी होगी जो लाइसेंस ग्रांट करेगी। ठीक है, इसके बारे में आप सेक्शन 33 में हल्का फुल्का जानने के लिए मिलेगा। सेक्शन 34 पावर कैंसिल और सस्पेंड लाइसेंसेस। ठीक है, ये पावर किसके पास होगी कि कोई भी जो है सर आपके ठेके का लाइसेंस है ना, तो वो उसका जो पावर है किसके पास है, आपको देखने के लिए मिलेगा सेक्शन 34 में। सेक्शन 35 की अगर बात करें तो फर्दर पावर टू कैंसिल लाइसेंसेस, और भी बहुत सारी पावर है लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी सेक्शन 35 में आपको देखने के लिए मिलेगी। सेक्शन 36 में अगर देखें तो सरेंडर ऑफ लाइसेंस टू सेल बाय रिटेल। ठीक है, सेक्शन 36 है बार टू राइट ऑफ रिन्यूअल एंड कंपनसेशन।
ठीक है, यानी कि प्रतिबंध है, बार का मतलब क्या होता है, रोकना, किस चीज के लिए रोकना, रिन्यू कराने के लिए या कंपनसेशन देने के लिए बार इम्पोज करना। सेक्शन 36A में आप बहुत अच्छे से जान सकेंगे इसको। सेक्शन 37 टेक्निकल इरेगुलरिटीज इन लाइसेंस, ठीक है, क्या क्या इरेगुलरिटीज, टेक्निकल इरेगुलरिटीज होती हैं लाइसेंस ग्रांट करने में, ठीक है, लाइसेंस को रिन्यू करवाने में, वो क्या क्या इरेगुलरिटीज होती हैं, टेक्निकल रेगुलरिटीज जिसे बोलते हैं, वो सेक्शन 37 में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। चैप्टर 4A की अगर बात करें तो स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, पोजेशन और कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट, सेक्शन 37A काफी अच्छा सेक्शन है। चैप्टर 7 की अगर बात करें तो जनरल प्रोविजन यहाँ पर आपको बता रखे हैं, सेक्शन 38, 38A, 39, 40 और 41, यानी कि आपको जो है 5 सेक्शंस उसमें देखने के लिए मिलेंगे। इसमें लिखा है मीजर्स, वेट एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे जिनसे वेट मीजर किया जाएगा, इन इंटॉक्सिकेंट्स का टेस्ट किया जाएगा कि क्या कितनी मात्रा में अल्कोहल है, ठीक है। और 38A की अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन एरियाज ऑफ एक्साइज रेवेन्यू, देखिए है कि कोई भी जो है एक्साइज डिपार्टमेंट क्यों बनाया गया है, ताकि रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद, एग्रीकल्चर कहें, हाँ एग्रीकल्चर के बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, नहीं एग्रीकल्चर नहीं सॉरी, मतलब सेकंड नंबर में जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है हमारी कंट्री में, वो आता है एक्साइज डिपार्टमेंट से, ठीक है, ये शराब वगैरह बेचने से जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है सेकंड नंबर पे। तो उसके लिए जब कभी भी कोई अपना ये फीस वगैरह टाइम में सबमिट नहीं करता है, लाइसेंस वगैरह रिन्यू नहीं कराता, उसमें कितना इंटरेस्ट, उसमें कितना एक्स्ट्रा उनको फाइन देना होता है, ठीक है, रिवेन्यू के फॉर्म में 38A में आपको देखने के लिए मिलेगा। रिकवरी ऑफ एक्साइज रिवेन्यू, ठीक है, ये सेक्शन 39 में आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन 40 जो है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ठीक है, हर ये क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का मामला है, तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि वो रूल बना सके। सेक्शन 41 में पावर ऑफ एक्साइज कमिश्नर टू मेक रूल्स, देखिए ये जो एक्साइज कमिश्नर है ना, ये एक स्टेट में हेड होता है, ठीक है, पूरे पूरे आबकारी विभाग का। तो सबसे ज्यादा हेड ये आईएएस लेवल का अधिकारी होता है, सीनियर आईएएस लेवल का अधिकारी होता है, जिसको ये एक्साइज कमिश्नर का पद सौंप दिया जाता है। और इसके साथ साथ उसके पास और भी बहुत सारे पद होते हैं, जैसे चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट का, हमें अगर उत्तराखंड की बात करूं तो गोडियाल करके कोई है आईएएस, है ना, तो उनके पास ये एक्साइज कमिश्नर का पोस्ट है। अब मैं, हाँ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक्साइज कमिश्नर ऑफ उत्तराखंड, जहां तक मेरी मेमोरी है, एक्साइज कमिश्नर ऑफ उत्तराखंड आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर यहीं कहीं पे मिल जाए, आईएएस हरीश चंद्र सेमवाल, ठीक है, देखना अगर इनके बारे में खोलेंगे ना, डिपार्टमेंट और देखने के लिए मिलेगा कि एक्साइज डिपार्टमेंट के अलावा इनके पास और कोई भी चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहा है बट है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग आपको इतना पता चल गया कि हरीश चंद्र सेमवाल जो है उत्तराखंड के एक्साइज कमिश्नर हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पावर है इससे रिलेटेड। तो हम कहाँ पर थे, ये हमने देख लिया था स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग प्रोहिबिशन, ये भी देख लिया था, पावर ऑफ एक्साइज कमिश्नर टू मेक रूल्स ये भी देख लिया था। चैप्टर 8 हम देखेंगे स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड सेल ऑफ तारी। तो गाइस ये तारी क्या होता है, तारी में थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ, ये एग्जैक्टली व्हाट इज द वर्ड तारी, इसको देखते हैं पहले, फिर उसके बारे में बात करने में ज्यादा मजा आएगा। तारी होता क्या है, तारी in context of excise act, excise department,
फिर देखेंगे क्या है ये तारी, मुझे अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जहाँ जितना भी हो सकेगा मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मैन्युफैक्चर ऑफ तारी से रिलेटेड, सेल ऑफ तारी, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू exempt from provisions of section 42, area in which exclusive privilege of manufacture etc for tari has been granted। what is tari? Tari जो भी है, grant of license by grant of exclusive privilege of manufacturing, duty on tari, power to make rules। चैप्टर 9 की अगर बात करें तो पावर, ये चैप्टर 8 जो है वो टोटल मैन्युफैक्चर सप्लाई एंड सेल इकाई का तारी का, तारी है क्या अभी थोड़ी देर में आपको मैं बता दूंगा। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि अभी अगर मुझे पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग यहीं पे क्लियर हो जाएगा व्हाट इज तारी इन एक्साइज डिपार्टमेंट एंड एक्साइज। तो गाइस अभी नहीं मिल पा रहा है, बहुत देखा हमने। ठीक है, चैप्टर 8 से तारी से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चर ऑफ तारी में हमें देखने के लिए मिल जाएगा तारी है क्या। चैप्टर 9 की बात करें, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर, जैसे क्या क्या पावर है, पावर टू एंटर इन इंस्पेक्ट प्लेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल, एक टीम होती है आबकारी विभाग वालों की, कहीं पे भी उन्हें सूचना अगर मिलती है कि इस फलानी फलानी जगह पे शराब नाम की कोई वस्तु बिक रही है, ये इसका जो है मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रही है या सेल हो रही है ना, तो वहां पे उनकी पावर होती है कि वो जाए और जाके इंस्पेक्ट कर सके। सेक्शन 49 की अगर बात करें, पावर ऑफ सर्टेन ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इन ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। अब देखिए इस एक्ट का, इस एक्ट में जैसे मैन्युफैक्चर वगैरह करने के लिए, सेल वगैरह करने के लिए यहाँ पे पूरे अच्छे से रूल्स दिए हैं। उससे हटके अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है एक अमाउंट से ज्यादा, एक निश्चित एक जो है सर्टेन अमाउंट लिमिटेड है ना, उस अमाउंट से ज्यादा अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है या चोरी चोरी चिपके चिपके बिना लाइसेंस के अगर किसी को जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो ये सारी चीजें क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, और उस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन, जो आयु होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, उसकी कुछ पावर्स हैं, वो भी यहाँ पर डिफाइंड है। पावर ऑफ अरेस्ट, सीजर एंड डिटेंशन। पावर ऑफ अरेस्ट मतलब जो कोई भी पर्सन अगर इलीगल बिना लाइसेंस के अगर कोई भी ऐसी आबकारी वस्तु, कोई शराब वगैरह अपने झोले वगैरह में, बैग वगैरह में डाल के ले जाता है जिसका कोई लाइसेंस उसके पास है नहीं, तो उस केस में क्या होगा, वो पर्सन भी अरेस्ट होगा, साथ में उसका जो बैग है जिसमें वो लेके जा रहा है वो भी सीज होगा। ठीक है, और हाँ, और जिस गाड़ी में वो लेके जा रहा है शायद हो सकता है कि वो भी जाके सीज हो जाए। सेक्शन 51 की बात करें तो पावर ऑफ कलेक्टर टू इश्यू वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी जो डीएम होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जब वो रिवेन्यू का काम कर रहे होते हैं, जब वो रिवेन्यू का काम कर रहे होते हैं, उनको कलेक्टर कहा जाता है ना, तो उनके पास पावर है कि वो अरेस्ट वारंट को इश्यू कर सके। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट जुडिक्शन अगर देखें तो की होगी, rather than going to court, rather than moving to court, हम सेशन कोर्ट वगैरह जाने से ज्यादा बेटर हमारे लिए ये होगा कि अगर कोई भी पर्सन इसमें एग्रीव्ड है, कोई भी पकड़ा वगैरह जाता है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट कोर्ट क्या होगी, उसके लिए जो अप्रोप्रिएट कोर्ट हो जाएगी वो हो जाएगी डीएम की कोर्ट, कलेक्टर कोर्ट। कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था हरीश चंद्र सेमवाल, तो हमने अभी आपको आबकारी कमिश्नर दिखाए थे, वो भी एक आईएएस लेवल के अधिकारी हैं। तो इसलिए इस चीज से आपको क्या पता लग रहा है कि एक आईएएस के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, क्या लिखता हूँ मुझे नहीं पता। क्या हाल दिल ने किया, मांगे इतना दिया, आ गया।
गाइस फॉर द टाइम बीइंग, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, पावर ऑफ कलेक्टर टू इश्यू वारंट ऑफ अरेस्ट। सेक्शन 52 की अगर बात करें तो उसमें लिखा है पावर ऑफ कलेक्टर और मजिस्ट्रेट टू इश्यू सर्च वारंट। सर्च वारंट क्या है के लिए? देखिए अगर मान लीजिए कुछ चीज, मुझे आपके खिलाफ कोई कंप्लेन रिसीव हो गई है कि आप अपने जो है कंपाउंड में कोई शराब वगैरह बना रहे हैं, तो मेरे पास ये पावर होगी, अगर मैं मजिस्ट्रेट हूँ या कलेक्टर हूँ, तो मैं जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि आईओ जो सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी होते हैं, उनको मैं जो है क्या कर सकूं, उनको मैं जो है आदेश दे सकूं कि आप जाके सर्च करो, सर्च वारंट उनको मैं इश्यू कर सकूं। ठीक है, तो कि आप जाओ जाके सर्च करो, इनके प्लेस सर्च करो, इनको सर्च करो और जाके इन्वेस्टिगेट करो, सबूत इकट्ठे करो, ढूंढो। पावर ऑफ कलेक्टर, ये सेक्शन 53, पावर ऑफ कलेक्टर और ऑफिसर ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट टू सर्च विदाउट वारंट। ठीक है, एक हो गया, हमने वारंट इशू कर दिया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि जाओ जाके सर्च करो। एक विदाउट वारंट भी जो है पावर है किसके पास, कलेक्टर के पास या ऑफिसर ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट के पास, कि वो जो है विदाउट वारंट सर्च कर सकता है। सेक्शन 54, देखिए अगर इस चीज से आप क्या समझ रहे हैं, अगर कभी भी आपके घर में या आपके कंपाउंड में कोई भी पर्सन आता है और वो जो है अगर कलेक्टर है या फिर कोई एक्साइज डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर है, या हम कह सकते हैं कमिश्नर है या कुछ भी है, एक्साइज डिपार्टमेंट से का वो जो है अधिकारी है, उसके पास इतनी पावर है कि वो विदाउट वारंट जो है आपके घर में छापा मार सकता है। और अगर आप पाए जाते हैं, आपके घर आप संलग्नित पाए जाते हैं उस अपराध में, आपके घर में कुछ पौवे बोतल वोतल पाई जाती है, बिना लाइसेंस की अवैध शराब पाई जाती है, तो फिर आप जो है एक ऑफेंडर बन जाएंगे, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपका घर सीज किया जा सकता है और बहुत सारी कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन 54 की अगर बात करें, प्रोसीजर रिलेटिंग टू अरेस्ट, सर्चेस एटसेट्रा। ठीक है, सेक्शन 54, सेक्शन 54 सिंपल सा ये प्रोसीजर बता रहे कि अरेस्ट करने का क्या प्रोसीजर होगा, सर्च करने का क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, और सेक्शन 55 ये बता रहे कि कौन कौन से जो है ऑफेंस जो है वो बेलेबल हो जाएंगे, यानी कि इसमें आपको बेल मिल जाएगी बाय द कोर्ट और बाय द थाना इटसेल्फ। सेक्शन 56 की अगर बात करें तो ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन डिपार्टमेंट टू रिपोर्ट ऑफेंसेस एंड टू असिस्ट ऑफिसर ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट। ठीक है, समझ गए, यानी कि हेल्प करना, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर है, उसको अगर कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो वो उसकी ड्यूटी होगी कि वो एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर को असिस्ट करे, उन सब चीजों के बारे में बताए। सेक्शन 57 की अगर बात करें तो ड्यूटी ऑफ ओनर, ऑक्यूपायर, लेखपाल और विलेज पुलिसमैन रिपोर्ट सर्टेन मैटर्स। ठीक है, ओनर कौन, ऑक्यूपायर कौन, ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओनर मेरा इस सेंस में होगा कि जहाँ कहीं भी वो जहाँ कहीं भी वो शराब वगैरह आवंटित हो रही हो या मैन्युफैक्चर हो रही हो, किसी ना किसी के कंपाउंड में तो होएगी ना, तो ये उसकी ड्यूटी बन जाएगी कि वो पुलिस वालों को जाके कंप्लेन करे कि ऐसी ऐसी अवैध चीजें हमारे वहां कंपाउंड में अवैध तरीके से हो रही है। लेखपाल कौन होता है, लेखपाल होता है आपका जो नायब तहसीलदार की जो पटवारी जिसे हम बोलते हैं उसी को हम लेखपाल बोलते हैं। ठीक है, और उसी ये सारे के सारे जो है विलेज पुलिसमैन, कभी भी विलेज में अगर कोई ऐसी देखिए पहली बात तो विलेज में कभी भी ऐसी लड़ाई वगैरह होती है नहीं, चोरी वगैरह होती है नहीं, लेकिन कभी भी ऐसी कोई घटना हो जाए तो सबसे पहले वहां पर कौन जाती है, वो विलेज पुलिसमैन जाती थी, लेकिन अब ये जो है प्रोविजन हट चुका है। ठीक है, इनका जो है विलेज पुलिसमैन का काम होता था कि जितने भी खेत वगैरह से रिलेटेड, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होते थे उसको सुलझाने का इनका काम होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे इनको जो है और भी मैटर सौंप दिए गए, यानी क्रिमिनल मैटर्स भी इनको सौंप दिए गए। अगर कोई किसी की चोरी वगैरह कर लेता है, रेप वगैरह कर लेता है, तो उसमें भी इनको डिटेंशन की अथॉरिटी और पावर यहाँ पर दे दी गई थी, लेकिन अब जो है कुछ हद तक ये पावर इनसे छीन ली गई है। वापस जो अब नॉर्मल जो स्टेट पुलिस होती है, राज्य पुलिस, वही जो है इंचार्ज होती है इन सब मैटर्स के, क्रिमिनल मैटर्स के। सेक्शन 58 की बात करें तो ड्यूटी ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू टेक चार्ज ऑफ आर्टिकल सीज्ड।
ठीक है, यानी कि जो भी आर्टिकल, जो भी सामग्री जो है सीज हुई है, ठीक है, जैसे कैंट, जैसे गैलन होते हैं शराब के, वो अगर सीज हुए हैं, या कोई गाड़ी सीज हुई है, कोई बैग सीज हुई है, तो उसके लिए जो एक ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, वो उसकी ड्यूटी होगी कि वो जो भी आर्टिकल सीज्ड है, जो कुछ भी आर्टिकल वहां पे बरामद हुआ है, जो कुछ भी सामान बरामद हुआ है, उसका वो चार्ज ले, उसकी नजरों से कहीं वो जाने नहीं चाहिए। और अगर कहीं जाते हैं तो ये पूरा का जो पूरा भार किस पे चला जाएगा, ये चला जाएगा भार जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, उसके पास चला जाएगा। और फिर उसको जो है जवाबदेही, वो जवाबदेही होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा इन द कोर्ट रूम कि आखिर सामान गया तो गया कहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जो है पकड़ तो लिया फलानी जगह से कि इस जगह शराब मैन्युफैक्चर हो रही थी और दबाव में आके तुमने पकड़ लिया, लेकिन फिर उसी शराब को तुमने उन्हीं को बेच दिया सस्ते रेटों में, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये जो है सारी की सारी ड्यूटी, सारी की सारी जो है ड्यूटी किसकी हो जाएगी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की हो जाएगी। जो कुछ भी आर्टिकल सीज हुआ है वो क्या कहाँ, उसकी कस्टडी में होना चाहिए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की। सेक्शन 59 की बात करें तो पावर टू क्लोज शॉप फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पीस। देखिए कभी ऐसा होता है ना कि लोग भड़क जाती है, जनता भड़क जाती है कि उनके घर वाले, उनके हस्बैंड, उनके बेटे, उनके जो है पिताजी, उन जो भी है मेल कजिन जो उनकी है, वो अक्सर शराब पी के घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। तो घर में जो है माहौल खराब हो जाता है, एक डोमेस्टिक वायलेंस टाइप का छा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि लोग आक्रोशित हो जाते हैं, लोगों को गुस्सा आ जाता है, लोगों का गुस्सा छूटता है, लोगों का गुस्सा फूटता है। तो उसमें उस सेंस में होता क्या है कि तब यहाँ पर लिक्वर की शॉप, मैन्युफैक्चरिंग की शॉप जो भी है इससे रिलेटेड, है ना, पब्लिक पीस को बनाए रखने के लिए पावर यहाँ पर सेक्शन 59 में आपको बताई गई है। चैप्टर 10 की अगर बात करें तो ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज क्या है। अब देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 60, ये जो सबसे ज्यादा यूज होता है। देखिए सेक्शन 60 क्या है, पेनाल्टी फॉर अनलॉफुल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, पोजीशन, सेल्स एक्सेट्रा। अभी देखिए जैसे एक केस मेरे पास आया था कि एक फलाना बंदा जो है अपनी बाइक में एक बैग के अंदर 52 पौवे शराब के, देसी शराब के लेके जा रहा था कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने, ठीक है, किसी को बेचने जा रहा था। तो उसको जो है मिले गए सूत्रों के अनुसार पुलिस वालों ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो पकड़ने के बाद वो जो लड़का, जो बंदा था, वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मेरे बैग में ये सब कहाँ से आया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो ये इस चीज में यहाँ पे मैटर है वो थोड़ा कंस्पिशियस हो जाता है, यानी कि संदिग्ध हो जाता है, यानी कि जो है शंका वाला मैटर हो जाता है। तो इस चीज में जो है उसका बैग वगैरह जब्त कर लिया था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसको तो छुड़ा लिया गया है, उसकी जो वाहन है जिसमें वो जा रहा था और जो साथ में वो शराब थी, वो अभी भी जब्त है। और अब जो है उसका वाहन छुड़ाना है, शराब तो किसी हालत में नहीं छूटेगी क्योंकि वो विदाउट लाइसेंस थी, इलीगल थी, ठीक है। लेकिन जो है उसकी जो गाड़ी, जो वाहन है वो रिलीज करवानी होगी। और जो है पेनाल्टी यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पेनाल्टी कितनी पड़ेगी। तो मैंने अभी देखा था सेक्शन 60 में पेनाल्टी कुछ करीबन ऐसी 5,000 रुपए समथिंग थी। देखेंगे अभी से सेक्शन 60A की अगर बात करें तो पेनाल्टी फॉर मिक्सिंग नॉक्सियस substance with intoxicant and selling of noxious substances under the garb of intoxicant। ठीक है, ये भी अपने आप में एक खतरनाक सेक्शन है। सेक्शन 60B जो है ऑमिट कर दिया गया है, ठीक है सेक्शन। लेकिन अब मैं सही बताऊं तो मुझे भी अभी ये सेक्शन 60A समझ में नहीं आया। सेक्शन 60 में, सेक्शन 60A में दो चीज की बात कही गई है कि जो इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस है, चलिए वो तो मैं मादक पदार्थ समझता हूँ, शराब हो गया, चरस गांजा हो गया, ये सब हो गया। लेकिन नॉक्सियस सब्सटेंस क्या होता है, ये जानते हैं इनको। नॉक्सियस सब्सटेंस, अपने आप विद्वान कभी नहीं बनना चाहिए। जब कभी नहीं कुछ चीज पता हो तो उसे सर्च कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए आपस में किसी सीनियर से। और हमारे पास अभी हमारे सीनियर बाबा हैं, गूगल बाबा। नॉक्सियस सब्सटेंस, noxious liquid into the नॉक्सियस मतलब कुछ ऐसा कोई सब्सटेंस होता होगा ना
अब ये अब देखेंगे इसे गाइस, हाँ ठीक है, अभी इसको देखेंगे, आप लोग भी देखना। सेक्शन 60 में हमारा इससे पाला पड़ेगा, सेक्शन 60A में। सेक्शन 60 भी ओमिट कर दिया है। सेक्शन 61 पेनाल्टी फॉर अनलॉफुल सेलिंग टू पर्सन अंडर 21 और एम्प्लॉइंग पर्सन अंडर 21 और वुमेन। वही वाली बात है कि अगर कोई जो है अनलॉफुली 21 वर्ष से कम युवक या युवती को ये शराब वगैरह बेच रहा है, ठीक है, उसके लिए पेनाल्टी। और साथ में जो कोई भी पर्सन है अगर 21 साल से कम का है और अगर वो वुमेन है, ठीक है, तो उसके लिए भी पेनाल्टी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ये पेनाल्टी किस पे इम्पोज होगी? वहां का मालिक होगा, यानी कि शराब के ठेके का जो मालिक होगा, अनुज्ञप्ति जिसे मिलती है, जिसे लाइसेंस मिलता है, उस पे वो पेनाल्टी इम्पोज होगी। और पेनाल्टी कितनी होगी वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा सेक्शन 61 पर। सेक्शन 62 की अगर बात करें तो सेक्शन 60 पे लिखा है पेनाल्टी फॉर रेंडरिंग नेचर्ड स्पिरिट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये सेक्शन 62 को हम वहीं पर देखेंगे, अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन 63 की बात करें तो पेनाल्टी फॉर अनलॉफुल इंपोर्ट टू इंटॉक्सिकेंट एंड ट्रांसपोर्ट और पोजीशन ऑफ अनलॉफुली इंपोर्टेड इंटॉक्सिकेंट एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे इंपोर्टेड इंटॉक्सिकेंट की बात आ गई है। इंटॉक्सिकेंट यानी कि इंटॉक्सिकेंट तो आप समझ गए होंगे, शराब वगैरह, ऐसी कोई भी ऐसा पेय पदार्थ जिससे जो नशीला होता है उसे बोलते हैं इंटॉक्सिकेंट। तो यहाँ पे जितनी भी इंपोर्टेड कहीं बाहर से मंगाई गई जो शराब है या कोई बाहर से मंगाई गई जो लिक्विड है, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे पेनाल्टी देखने के लिए मिलेगी। 64 में है पेनाल्टी फॉर 13 एक्ट्स बाय लाइसेंस और हिज सर्वेंट। पेनाल्टी 64 पेनाल्टी फॉर एडल्ट्रेशन एक्सेट्रा बाय लाइसेंस्ड वेंडर और मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब होता क्या है कि जो कोई भी शराब वगैरह बना रहा होता है ना, या कोई शराब बेचने वाला होता है, तो वही लोग क्या है अपने आंगन में, अपने कंपाउंड में ही बिठा के पिलाने लग जाते हैं, एडल्ट्री करवाते हैं। एडल्ट्रेशन मतलब एडल्ट्रेशन मतलब कहीं पे किसी को बिठा के पिलाना जहाँ पे उनके पास कोई ऑथोरिटी नहीं है। तभी आपने देखा है कि पुलिस वाले जो है बहुत बार चालान कर देते हैं किनका, जब कभी भी शराब भट्टी के आगे से लोग भीड़ भाड़ लगा के शराब वगैरह पी रहे होते हैं, तो उस केस में शराब की दुकान वालों का जो है वो कर देते हैं पेनाल्टी, उनको जो है फाइन इम्पोज कर देते हैं। ठीक है, सेक्शन 65 पेनाल्टी फॉर कंजम्पशन इन केमिस्ट शॉप। अगर कभी भी आप जो है केमिस्ट शॉप के अंदर शराब वगैरह पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में एक अपराध है और उसके लिए पेनाल्टी आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगी? सेक्शन 65 में आपको देखने के लिए मिलेगी। सेक्शन 66 की अगर बात करें तो सेक्शन 66 जो है इसमें लिखा है कि पेनाल्टी फॉर एक्साइज ऑफ रिफ्यूजिंग टू डू। ठीक है, अगर कोई चीज तुमसे मना की जा रही है और उसको चीज को तुम रिफ्यूज कर रहे हो, तो उस संदर्भ में पेनाल्टी। जैसे इसका एक जीता जागता एग्जांपल मैं बताऊं कि मैं परसों कहीं शॉप में गया था, वहां पर जो शॉप थी वो कोई फ्रूट की शॉप थी या कोई ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह था जहाँ चाउमीन मोमो वगैरह मिलता है। तो वहां पे कुछ शराबी शराब पी रहे होते, मैं उनको पहली बार में मना करता हूँ कि यहाँ पे शराब वगैरह मत पियो, ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है, चाहे है ये किसी का भी, लेकिन मैं आया हूँ, मैं साथ में किसी फैमिली के साथ आया हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप लोग जो है दोबारा यहाँ पे शराब पिए। लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। इस चीज में मैं रिपोर्ट कर देता हूँ और रिपोर्ट करने के बाद फिर उनकी अच्छे से पिटाई होती है, उनसे जो है पेनाल्टी ली जाती है। तो इसी को बोलते हैं पेनाल्टी फॉर एक्सरसाइज ऑफ रिफ्यूजिंग टू डू। जो चीज तुमसे मना की जा रही है उसे तुम दोबारा कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो वो है पेनाल्टी फॉर एक्सरसाइज ऑफ रिफ्यूजिंग टू डू। सेक्शन 67 की अगर बात करें तो पेनाल्टी फॉर एक्साइज ऑफिसर मेकिंग वेक्सिशियस सर्च। देखिए, एक्साइज ऑफिसर जैसे कि मैंने आपको अभी कमिश्नर वगैरह बताया, तो वो क्या करते हैं, घूस वगैरह खा के वेक्सिशियस सर्च करते हैं, यानी कि झूठी तलब कर देते हैं कि जैसे कहीं पे इंफॉर्मेशन मिलती है किसी को, यार यहाँ पे जो है शराब का अवैध कारोबार चल रहा है, तो वहां पे जब जैसी जो एक्साइज ऑफिसर है जब कभी भी जाते हैं तो वो क्या करते हैं, घूस वगैरह खा लेते हैं, घूस खा लेते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर जो है वो भाग गए थे मौके से, झूठी
इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए भी पेनाल्टी है। ठीक है, सेक्शन 68 की अगर बात करें तो पेनाल्टी फॉर ऑफेंस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड, जो कहीं पे प्रोवाइड नहीं है वो यहाँ पर आपको 68 में देखने के लिए मिलेगी। सेक्शन 69 इनहेंस पनिशमेंट आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि एक बार अगर आप किसी अपराध में संलग्नित पाए जाते हो शराब से रिलेटेड, तो तब जाके इनहेंस पनिशमेंट का प्रोविजन आपको सेक्शन 69 में देखने के लिए मिलेगा। सेक्शन 69 ए की अगर बात करें तो इसमें लिखा है कि डिमांड फॉर सिक्योरिटी फॉर अब्सटेनिंग फ्रॉम कमीशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ठीक है, ये भी काफी इजी है, अभी देखेंगे इसको। सेक्शन 69 बी पेनाल्टी फॉर अबेटमेंट। ठीक है, अबेटमेंट मतलब सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, उकसाना, शराब बेचने के लिए उकसाना, शराब बनाने के लिए उकसाना, तो ये सारी चीजें क्या होती है, अबेटमेंट। और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको भी पेनाल्टी यहाँ पर पड़ेगी। सेक्शन 69 सी की बात करें, सेक्शन 69 सी जो है इसमें लिखा है ऑफेंस बाय कंपनीज, यहीं पर अगर कोई एक इंडिविजुअल ना करके कोई बड़ी कंपनी जो है शराब मैन्युफैक्चर कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, विदाउट लाइसेंस कर रही है, या एक अमाउंट से ज्यादा उन्होंने अपने पास रखा हुआ है जितना भी उनको प्रिस्क्राइब्ड है, उससे ज्यादा अगर वो चीज उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह करते हैं, तो वो भी अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, फिर बात करें आप सेक्शन 71 की प्रिजम्पशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 71 की बात करें, प्रोविजन रिगार्डिंग पार्डन एटसेट्रा टू अप्लाई ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। सेक्शन 72 व्हाट थिंग्स आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन। सेक्शन 72 अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। 60 और 72 दो धाराएं लगती है। ठीक है, की अगर बात करें तो फर्दर प्रोविजन फॉर कॉन्फिस्केशन में ऑर्डर फॉर डिस्ट्रॉइंग कॉन्फिस्केटेड इंटॉक्सिकेंट, जो कोई भी जो जब शराब जो जब्त कर ली गई है, ठीक है, उसको बर्बाद करने के ऑर्डर दिए जाते हैं 73 ए में। 74 में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, कुछ ऑफेंसेस हो गए हैं, अब क्या करते हैं उसको हम कंपाउंड कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, या हाँ, उसके लिए प्रोविजंस आपको कहां पर देखने के लिए मिलेंगे, 74 में। ठीक है, 74 की अगर बात करें इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी। ठीक है, लगभग लगभग ये सारे यहाँ पे सेक्शन कवर हो चुके हैं। अब जो है मेन इसकी टैक्स बॉडीज आएगी। ठीक है, चैप्टर 11 अगर आप देखोगे तो मिसलेनियस है, एक्सेप्शन ऑफ मेडिकेटेड आर्टिकल्स। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस भी हैं, बहुत सारे ऐसा इंटॉक्सिकेंट भी हैं जो मेडिकल पर्पस के लिए लिया जा रहा हो, तो उसमें इनको एक्सेप्शन मिल जाता है। जैसे रम अगर आपने सुनी होगी, रम, बरेंडी, है ना, तो ये मेडिकल आर्मी में सप्लाई होती है, ये उनके मेडिकल उनके जो है मेडिकेटेड आर्टिकल्स होती है, क्योंकि उनको जो है बहुत ऐसी ऐसी जगहों पे ऑपरेशन करना होता है, वैसे ठंडे इलाकों में ऑपरेशन करना होता है, जैसे कारगिल वगैरह है, और ऐसी बहुत सारी जगह हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह है, तो जहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन होता है, तो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर ये जो शराब है ये मेडिसिन का काम करती है, मेडिकेटेड आर्टिकल बन जाती है, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन मिल जाता है। और किसको मिलता है वो सब यहाँ पर आप 75 में देखने के लिए मिलेगा। 76 बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट पर्संस एंड इंटॉक्सिकेंट्स फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे सर्वे सर्वा है, वो जिसको चाहे यहाँ से एग्जेम्प्ट कर सकती है, जिसको चाहे फंसा सकती है। ठीक है, इसलिए अपना एक फैमिली का जो है एक पर्सन स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 77 पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड नोटिफिकेशन। सेक्शन 78 बार ऑफ सर्टेन सूट्स
और सेक्शन 79 पावर ऑफ एक्साइज कमिश्नर एक्साइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टेट के अंदर एक्साइज कमिश्नर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। ठीक है, अब देखिए हिंदी में इसको, इस एक्ट को बोलते हैं संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910। अब क्योंकि ये वीडियो लेंथ काफी लंबी होने जा रही है गाइस, तो मेरे प्यारे मित्रों मैंने जो है इसका इंडेक्स आपको थोड़ा ऐसा समझा दिया कि इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो ये हमारा पार्ट 1 था इसका, एक्साइज एक्ट का, यूपी एक्साइज एक्ट 1910 का पार्ट 1 हमने ये बनाया। पार्ट 2 में जो है अब इसको हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोग का जो है मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर ये इस वीडियो को देखा और जानने की कोशिश, जिज्ञासा यहाँ पर आपने जाहिर की। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस एंड लव यू ऑल।